ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशंस ऑफ द सेक्सेस। बिल्कुल सही है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स हम इजीली डिफरेंट पहचान सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स आर इजीली डिफ्रेंशिएबल। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स को हम इजीली पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएबल कर सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में इजीली डिटेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। बिल्कुल सही है, और इसमें हमें कई प्रकार के वेरिएशन मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमें कई प्रकार के वेरिएशन भी मिलते हैं। ठीक है, कई कई प्रकार के क्या मिलते हैं, हमें वेरिएशन भी मिलते हैं। ठीक है, कई प्रकार के वेरिएशन भी मिलते हैं। दैट कैन बी सीन विद अ लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये कम पावर के माइक्रोस्कोप के नीचे भी हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट है कि टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का क्यों यूज़ करा इस इतने बड़े मैकेनिज्म के लिए, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताने के लिए। ठीक है, ऐसे कई सारे प्लस पॉइंट है जो भी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उनमें से ये कुछ है कि मेल और फीमेल सेक्स को इजीली डिफ्रेंशिएबल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो इजीली डिफ्रेंशिएबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। चले आगे फिर। ठीक है, और ये लाइफ स्पैन है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये लाइफ स्पैन है। सॉरी, इससे पहले रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो क्या वीडियो पॉज कर रहा था तो कंटिन्यू करना ही भूल गए, तो इसलिए डबल से रिकॉर्ड करना पड़ा है। ठीक है, इसलिए वो हाईलाइट करने वाला पोर्शन आगे का है। ठीक है, तो देखो ये लाइफ स्पैन है इस ड्रोसोफिला मेलंगस्टर के, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो देखो ये मेल अडल्ट है, ये फीमेल अडल्ट है। बिल्कुल सही है। जब इसकी मेटिंग होती है, ठीक है, इसकी मेटिंग होती है तो इसका एम्ब्रियो बनता है, और पहले दिन में फर्स्ट एम्ब्रियो बन जाता है, सेकंड डे में सेकंड एम्ब्रियो बन जाता है, थर्ड डे में थर्ड एम्ब्रियो बनता है, और लगभग 3 या 4 दिन में एक जनरेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। एक जो वन जनरेशन इज कम्प्लीटली विद इन 3 to 4 days। एक जनरेशन इसकी 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो सोचो फिर, एक 4 दिन में एक जनरेशन कंप्लीट होना मतलब 2 हफ्तों में कितने सारी जनरेशन होगी। जैसे कि हमने कहा ना, इसका लाइफ स्पैन, इसके प्रोजेनी हमें 3 या 4 हफ्तों में, सॉरी 2 हफ्तों में बहुत सारी इसकी हमें प्रोजेनी मिलती है। बिल्कुल सही है। और इसकी जो प्रोजेनी मिलती है तो कैसे मिलती है, लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में इसकी प्रोजेनी मिलती है। यदि उनमें से कुछ डेड भी हो जाती है, कुछ मर भी जाती है, तो कुछ हमारे पास बचते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट है। और इसके जो रिजल्ट होते हैं ना, इसके जो रिजल्ट होते हैं, जैसे कि ऑफस्प्रिंग के, जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले दिन में फर्स्ट लार्वा कंप्लीट हो रहा है, सेकंड डे में अनदर लार्वा कंप्लीट हो रहा है, थर्ड ईयर में अदर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इसका जो रिजल्ट होता है बहुत फास्ट होता है। रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है बहुत फास्ट होता है इसका। ठीक है, इसीलिए भी इसका एक प्लस पॉइंट है यूज़ करने की वजह। ठीक है, ठीक है, फिर आप देखेंगे हम, जो हमारे टी एच मॉर्गन है, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक है एक्चुअली, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। टी एच मॉर्गन जो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो इन्होंने इतनी बड़ी खोज के लिए क्यों ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर का ही यूज़ करा, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हम देखेंगे कि क्यों ये गुड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो देखो ये साइज में स्मॉल है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी फोटोग्राफ देखा लाइफ साइकिल का एक चार्ट देखा। ठीक है, तो स्मॉल होते, इजी होते, और मेंटेन करते बहुत सारे चेंजेस को, और इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, जैसे कि देखा आपने। और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने कहा ना, एक जनरेशन जो होती है इसकी 3 या 4 डे में कंप्लीट हो जाती है, तो मानो 2 या 3 हफ्तों में कितनी जनरेशन कंप्लीट होगी इसकी। और स्टडी करने के लिए भी बहुत ही ईजी हमें, और प्रोड्यूस करते लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, बहुत सारे ऑफ को ये प्रोड्यूस करते। इसकी जो डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन की, वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, और उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूटेंट्स किसे कहते हैं हम, मतलब ऐसे जीन जो रिस्पॉन्सिबल हो म्यूटेशन को क्रेडिट करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो म्यूटेशन में परिवर्तन लाने के लिए, उसको हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। ठीक है, और लॉट्स ऑफ हिस्ट्री प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड रिडिस्कवरी, इस पर भी कई सारे रिसर्च हुए, एक्सपेरिमेंट हुए। जीनोम में सीक्वेंस, और इसके भीतर जो जीनोम प्रेजेंट होता है ड्रोसोफिला में, वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम जीनोम पता होना चाहिए आपको, जीनोम क्या होता है। एंटायर डीएनए प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। जो पूरा का पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है एक सिंगल क्रोमोसोम के भीतर, उसको हम जीनोम कहते हैं। मान लो एक क्रोमोसोम है, और इसके भीतर ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है, एंटायर डीएनए प्रेजेंट होता है इसके भीतर, इसको हम
जीनोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। और होमोलॉगस फॉर एटलीस्ट 75% ह्यूमन डिसीज, इसके भीतर हमें 75% डिसीज का स्टडी तो हमें ऑलरेडी मिलता है, मतलब 75% जो ह्यूमन डिसीज। अरे ह्यूमन डिसीज किससे होता है, हमने देखा है ना, फिनिल कीटोनीरिया जो देखा हमने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। तो ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ना जाने ह्यूमन सिंड्रोम, ह्यूमन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अरे बहुत सारे ऐसे, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत सारे डिसीज ऐसे जो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। कुछ हमने लेथल जीन भी देखा, लेथल जीन, डिफेक्टिव जीन आ जाने की वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हमने देखे। तो ये जो होते हैं, ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, बेसिक रीज़न कौन है, म्यूटेंट, मतलब ऐसे जीन जो म्यूटेशन में परिवर्तन ला के दे, ठीक है। तो ये म्यूटेशन का हम इसमें इजीली डिटेक्टिव कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये गुड मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत सारी खूबियाँ इसके भीतर प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्सिबिट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, और कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेवियर दिखाता है, मतलब बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस हमें इसमें दिखते हैं, बहुत अलग अलग तरह के म्यूटेशंस हमें ऐसे इसमें दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्स है ये बना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वालिटी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। तो देखो, ये डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन और क्रोमोसोम के भीतर क्या डिफरेंस होता है, वो देख एनसीईआरटी की लाइन है। तो देखो, दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दोनों जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, तो जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं। सेग्रीगेट एट अ टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन के समय ये अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं और ट्रांसमिट टू अ गमेट, और ट्रांसफर होते हैं गमेट के भीतर, ठीक है। तो इस तरफ देखो, सेग्रीगेट अ गमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू द अनदर गमेट। तो देखो, ये क्रोमोसोम को रिलेटेड कर रहे हैं, जीन को रिलेटेड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट पेयर, एक एक पेयर दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। और वन वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली तो अनदर पेयर। और मतलब सिमिलरिटी देखो यार, तुम सिमिलरिटी देखो, इन फैक्ट सेम सिमिलरिटी है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 85% से भी ज़्यादा सिमिलरिटी दोनों में बिता रही है। इसीलिए ये जो होता है कि आपका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनका भी वर्क वही होना चाहिए जो इनका हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने इनफैक्ट, यदि एक लाइन में आपको बताना हो, कि व्हाट इज़ अ क्रोमोसोम, तो देखो भाई, ये है क्रोमोसोम आपको समझने के लिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम ऐसा होता है, तो ये इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसके भीतर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब इसमें मियोसिस होगी ना, तब ये अपने आप को सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट कर देते हैं, मियोसिस हो या क्रॉसिंग हो, जब अपने आप को ये सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि इनफैक्ट ऐसा समझो, ठीक है, इनफैक्ट ऐसा समझो, हाँ, इनफैक्ट ऐसा समझो कि ये बस है, और ये बस में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो बस, ये जो बस है ये क्रोमोसोम है, और ये जो लोग अंदर प्रेजेंट है ये जीन है। मान लो ये जो आपकी बस है वाशिंगटन नांदेड़ जा रही है, बीच में कोई स्टॉप है नहीं, तो ये सब लोग आपके क्या कहाँ जाएंगे, नांदेड़ को ही जाएंगे। सेम उसी तरह जहाँ पे क्रोमोसोम जाएगा, सब ये उसके भीतर बैठे हुए सभी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज हमने डिपली बात करा है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हमारे टी एच मॉर्गन ने, जो हमारे टी एच मॉर्गन फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स है। और साइटोजेनेटिक्स के बारे में हमने कहा कि द रिलेशनशिप बिटवीन इन जीन्स एंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, क्या इंटरेक्शन होती है जीन और क्रोमोसोम के भीतर, तो वो सब साइटोजेनेटिक्स में हम उसकी स्टडी करते, डीपली करते। तो उसके फादर है हमारे टी एच मॉर्गन, ठीक है। ऐसे कई सारी, और टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर को ही क्यों यूज़ करा, इस जिसका कॉमन नाम फ्रूट फ्लाई है। तो उनके भी बहुत सारी खूबियाँ हमने देखी है आज, ठीक है, बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ देखी है, बिकॉज दे आर हैविंग इन अ गुड ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो गुड ऑर्गेनिज्म है। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अच्छा था, जो टी एच मॉर्गन ने ऐसे कई सारे पॉइंट सामने रखकर उनको उनका सिलेक्शन किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से हमने अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है। तो अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन के साथ।
जो हमारा टाइटल होगा क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज, दोनों में से एक लेकर आ जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, दोनों में से एक लेकर आ जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, जो हुआ है आज का सेशन, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो था, लेकिन यदि आपका सेल डिवीजन सेल यूनिट ऑफ लाइफ ऐसे टॉपिक आपके परफेक्ट नहीं है, आपके कंसेप्ट अच्छी तरीके से नहीं है, तो आपको ये आज का सेशन बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि कुछ भी ना समझ में आए। यदि यही बात आपके समझ में आ जाती है कि क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, इसके ऊपर जीन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और जो क्रोमोसोम का फंक्शन होता है वही जीन का फंक्शन होता है लगभग, और दोनों में कोई ज़्यादा सिमिलरिटी होती नहीं है, कुछ इस तरीके से हमने यही देखा। बहुत अच्छी बात है, आपको बेसिक आइडिया आ जाती है, और वही हमने देखा है ना, हमने उतना डीपली तो देखा ही नहीं ना। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, जिसमें कई सारे वैज्ञानिकों का भी रोल था। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक की बात देखिए, वैसे तो कुछ हार्ड तो है नहीं मेरे ख्याल से, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत जल्दी मुलाकात होगी क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। थैंक्स टू ऑल।